बंधुओं, आप सब जानते हैं कि 1857 की पहली क्रांति असफल हो गई। इसके बाद 1947 की आज़ादी की क्रांति भी असफल हो गई। अगर 1947 की आज़ादी की क्रांति असफल नहीं होती तो 1974 में जयप्रकाश नारायण जी को संपूर्ण क्रांति का शंखनाद नहीं करना पड़ता। जयप्रकाश जी ने कहा था, अगर सच बोलना बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। जयप्रकाश जी ऐसा कहने को बाध्य हो गए थे, पर दुख है कि 1974 की क्रांति 1977 में सरकार बदलने में तो सफल हो गई, पर इससे देश में कुछ बदला नहीं। मेरा मानना है कि 1857 की क्रांति, 1947 की आज़ादी की क्रांति और 1974 की संपूर्ण क्रांति, इन तीनों क्रांतियों की असफलता का कलंक हर उस भारतीय के माथे पर लगा हुआ है जो भारत को गरीबों के लिए एक खुशहाल राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्र महान तभी बनता है जब उस देश के गरीब खुशहाल होते हैं, पर भारत का गरीब आज भी दुखी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर भूखमरी के कगार पर है, देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी है। लोकतंत्र तो गरीबों की व्यथा को दूर करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है, पर आज के लोकतंत्र में अमीर तो अपना काम रुपए के बल पर करवा पा रहे हैं, लेकिन गरीब बेबस है, लाचार है, मजबूर है। जरा सोच कर देखें, क्या ऐसे देश के लिए कई क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए? जरा सोच कर देखें, क्या ऐसे ही देश के लिए कई क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए? आज के संवाद में मैं इतना ही अपनी तरफ से कहूँगा, और अब मैं आपको कुछ क्रांतिकारियों के उन पत्रों को पढ़कर सुनाऊंगा जो पत्र वे फांसी पर चढ़ने के पहले लिख गए थे। इन पत्रों को पढ़कर सुनाने का मकसद इतना ही है कि इसे सुनकर अगर आप बेहतर देश बनाने का संकल्प लें तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा है वैसा तो चलता ही रहेगा। यह तो जीवन है। गाय बैल भी अपना किसी तरह से जीवन चला ही लेते हैं, तो हम सब का चल ही जाएगा। आइए अब सीधे ये पत्र पढ़ता हूँ। मैं आपको पत्र सुनाऊँ इसके पूर्व आइए जरा पिछली घटनाओं को समझें। 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से लगभग 8 मील की दूरी पर छोटे से स्टेशन काकोरी के पास क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर इस केस में शामिल बाकी क्रांतिकारी शीघ्र ही पकड़े गए। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में 17 दिसंबर को तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1926 को फांसी पर लटका दिया गया। अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह ने भी हंसी खुशी फांसी के फंदे को अपने गले में पहन लिया। मैं आप सबों के साथ शांति संवाद में शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, शहीद अशफाक उल्ला खां और शहीद रोशन सिंह के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आइए आज के संवाद में राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में चर्चा करते हैं। काकोरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दिए जाने पर पूरे देश में मातम सा छा गया था। क्रांतिकारियों के आंदोलन को जबरदस्त धक्का लगा था। सचिंद्र नाथ सान्याल तथा मनमथ नाथ गुप्त आदि वरिष्ठ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व में रिक्तता आ गई, नेतृत्व में एक खालीपन सा आ गया था, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रही। यह स्थिति अस्थायी ही थी। उत्तर भारत में राम प्रसाद बिस्मिल के हाथों में क्रांतिकारियों का नेतृत्व था। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बाद उनका स्थान चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ले लिया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह भी थे। इस तरह से अब यही दोनों मिलकर के आगे के क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व भी करने लगे। काकोरी केस में मृत्यु दंड प्राप्त करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल वीर, धीर और गंभीर होने के साथ ही भावुक कवि भी थे। भगत सिंह ने उनके बारे में लिखा है, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश
या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। आपको पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया है। चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की शुद्ध बुद्ध भुला देते थे। चीफ कोर्ट में अपनी अपील खुद ही लिखी थी, जिससे कि जजों को कहना पड़ा कि इसे लिखने में जरूर किसी बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति का हाथ है। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर की शाम फांसी दी गई। 18 तारीख को उनकी मां अपने बेटे से आखिरी बार भेंट करने आई। मां को देख करके बेटे की आंखों में आंसू आ गए। मां को देख करके बेटे की आंखों में आंसू आ गए। मां ने हरिश्चंद्र और दधीची की याद दिलाई और चिंता या पश्चाताप से दूर रहने को कहा। मां ने हरिश्चंद्र और दधीची की याद दिलाई और चिंता या पश्चाताप से दूर रहने को कहा। बेटा बोला, माँ मैं मौत से नहीं डरता। बेटा बोला, माँ मैं मौत से नहीं डरता, चिंता या पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन आग के पास घी पिघल ही जाता है। लेकिन माँ, आग के पास घी पिघल ही जाता है। तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है, तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास होते ही आँखों में आंसू निकल आते हैं, कि पास होते ही आँखों से आंसू निकल आते हैं। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर राम प्रसाद बिस्मिल ने बुलंद आवाज में अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट किया। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। और फिर वतन के लिए मर मिटने वाले शायर ने कहा, और फिर वतन के लिए मर मिटने वाले शायर ने कहा, अब न अगले वलवले हैं, अब न अगले वलवले हैं, और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। एक बार फिर से सुने, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। जनवरी 1928 में शहीद भगत सिंह जी ने काकोरी के शहीदों पर कीर्ति में विद्रोही के नाम से लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे गए पत्र का अंतिम भाग प्रकाशित किया। वह इस प्रकार है, मैं खूब सुखी हूँ, मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा काफ़ी शक्ति देंगे, परमात्मा काफ़ी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि लोगों की सेवा के लिए जल्द जन्म लूँगा। मेरा विश्वास है कि लोगों की सेवा के लिए दोबारा जल्द जन्म लूँगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और भी करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण, जो सरकारी वकील हैं और जिन्होंने मुझे फांसी की सज़ा दिलाने के लिए खूब जोर लगाया है, उनको भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए, उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी दिए जाने की तिथि निर्धारित हो जाने के बाद एक विस्तृत लेख लिखा था। यह लेख, जिसका शीर्षक निज जीवन घटा है, गोरखपुर के स्वदेश पत्र में प्रकाशित हुआ था। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। आज प्राण उत्सर्ग करते हुए मुझे कोई निराशा नहीं हो रही है कि यह व्यर्थ गए। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्या पता हमारे जैसे लोगों की ठंडी आहों से ही यह परिणाम हुआ कि लॉर्ड बर्कनहेड के दिमाग में हिंदुस्तान की जंजीरें जकड़ने का विचार आया और रॉयल कमीशन भेजा, जिसके बायकॉट के लिए हिंदू मुसलमानों में फिर कुछ एकता हो रही है। ईश्वर करें कि इनको शीघ्र ही सद्बुद्धि आए और हिंदू मुसलमान फिर एक हो जाएं। अशफाक उल्लाह खां को
अशफाक उल्लाह खां को सरकार ने राम प्रसाद का दायां हाथ बताया है। अशफाक कट्टर मुसलमान होते हुए भी राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कट्टर आर्य समाजी का क्रांति में दाहिना हाथ हो सकता है, तो क्या भारत के अन्य हिंदू मुसलमान आज़ादी के लिए अपने छोटे छोटे लाभ भुलाकर एक नहीं हो सकते? मैंने मुसलमानों में से एक नौजवान निकालकर हिंदुस्तान को यह दिखा दिया है कि मुस्लिम नौजवान भी हिंदू नौजवानों से बढ़ चढ़कर देश के लिए बलिदान दे सकते हैं और वह सभी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। अब यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह पहला तजुर्बा था जो सफल हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल ने आगे अपने लेख में यह भी कहा है कि अब देशवासियों के सामने यही प्रार्थना है कि यदि उन्हें हमारे मरने का जरा भी अफसोस है तो वह जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। यही हमारी आखिरी इच्छा थी, यही हमारी यादगार हो सकती है। सभी फर्मों, सभी पार्टियों को कांग्रेस को ही प्रतिनिधि मानना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की कांग्रेस की रीति नीति में आस्था तथा खुला काम करने की सलाह से प्रकट होता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह राजनीतिक लड़ाई लड़ने की ओर उन्मुख हो रहे थे। उन्हीं के शब्दों में, अब तो मेरी यही राय है कि अंग्रेजी अदालत के आगे ना तो कोई बयान दे और ना ही कोई सफाई पेश करे। अपील करने के पीछे एक कारण यह भी था कि फांसी की तारीख बदलवा कर मैं एक बार देशवासियों की सहायता और नवयुवकों का दम देखूं। इसमें मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने निश्चय किया था कि संभव हो तो जेल से भाग जाऊं। यदि ऐसा हो सकता तो बाकी तीनों की मौत की सज़ा भी माफ़ हो जाती। यदि सरकार न करती तो मैं करवा लेता। इनका तरीका मुझे खूब आता था। मैंने बाहर निकलने के लिए बहुत यत्न किए, लेकिन बाहर से कोई सहायता नहीं मिली। अफसोस तो इसी बात का है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी दल खड़ा कर दिया था, वहीं अपनी रक्षा के लिए मुझे एक पिस्तौल तक नहीं मिला। कोई नौजवान मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आया। मेरी नौजवानों से प्रार्थना है कि जब तक सभी लोग पढ़ लिख ना जाएं, तब तक कोई भी गुप्त पार्टियों की ओर ध्यान नहीं दें। यदि देश की सेवा की इच्छा है तो खुला काम करें। यदि देश की सेवा की इच्छा है तो खुला काम करें। व्यर्थ बातें सुन कर ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने जीवन को मुसीबतों में न डालें। व्यर्थ बातें सुन कर ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने जीवन को मुसीबतों में न डालें। अभी गुप्त काम का समय नहीं आया। अभी गुप्त काम का समय नहीं आया। हमें इस मुकदमे के दौरान बड़े अनुभव हुए, लेकिन उनका लाभ उठाने का अवसर सरकार ने हमें नहीं दिया। हमें इस मुकदमे के दौरान बड़े अनुभव हुए, लेकिन उनका लाभ उठाने का अवसर सरकार ने हमें नहीं दिया। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।